तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल अल्टीमेट वेज में खुश आमदीद। जैसा कि थंबनेल में आप नाजरीन ने पढ़ा, ये कहानी एक ऐसे सफ़र की है कि जिस पर कोई यकीन नहीं करता। एक मोटरसाइकिल होंडा 125 पर दो आदमी रावलपिंडी से चाइना बॉर्डर खुंजराब पास तक का सफ़र 3 दिन में तय किया। रास्ते में कुछ लोगों ने दाद दी और कुछ लोगों ने हमें बेवकूफ़ कहा, लेकिन हमें अपना जोश और हिम्मत आजमानी थी। इसलिए हमने लोगों की बातों की परवाह ना करते हुए अपना सफ़र जारी रखा। जी तो नाजरीन, ये सफ़री दास्तान शुरू होती है रावलपिंडी से, जहां हमारा घर है। सुबह के वक्त मुंह अंधेरे हम दोनों दोस्त, मैं मोहम्मद उस्मान और बिलाल भाई, अपने सफ़र के लिए तैयार थे। हमने अल्लाह का नाम लिया और अपने सफ़र का आगाज़ किया। रावलपिंडी से बारास्ता पेशावर रोड से हम आगे बढ़ते गए और फिर खानपुर डैम वाली रोड से हरीपुर की तरफ बढ़ने लगे। खानपुर डैम की खूबसूरत रोड पर सफ़र करते करते हम हरीपुर शहर से होते हुए एबटाबाद की तरफ रवां दवा रहे। ये इलाका बहुत हसीन और कुदरती मनाजर की शुरुआत है। एबटाबाद पहुंचने पर हमें दोपहर हो चुकी थी और हमारा सफ़र तो अभी शुरू ही हुआ था। हमने बिना किसी पड़ाव के अपना सफ़र जारी रखा और बालाकोट की तरफ चलते गए। अब ये रास्ता बहुत खूबसूरत और पहाड़ी मनाजर पेश कर रहा था। बहुत सारे देहात और शहर बालाकोट को पार करते हुए हम लोग कागान की तरफ तेज़ी से बढ़ते गए। शाम होने वाली थी। भूख लगने पर हमने रास्ते में एक होटल पर ब्रेक लगाई और पेट भरकर खाना खाया। खाना खाने के बाद सफ़र शुरू ही किया था कि ट्रैफिक वार्डन से टकराव हो गया। जनाब ने हमारा चालान काटा और हमें आगे जाने का इशारा कर दिया। खैर, ऐसे कामों में ऐसा तो होता ही है। हम एक मोटरसाइकिल पर 2 अफराद सवार थे और हमारे पास अच्छा खासा साज व सामान भी था, क्योंकि हमारा टूर 7 दिन पर मुहित था और हमने वाइल्ड कैंपिंग का इरादा किया था। इस वजह से कुछ ज़्यादा ही बड़ा बैग बनाया हुआ था। कागान पहुंचने पर हमें शाम हो चुकी थी। हमने किसी भी तरह रात गहरी होने से पहले नारान शहर से आगे निकलना था, लेकिन नारान के पास ज़ेर तामीर डैम की वजह से रोड की बुरी हालत थी। रास्ता दुश्वार था और वक्त बहुत कम था, लेकिन हमारा चीता हमें टूटी फूटी रोड से बआसानी आगे तक ले गया। नारान शहर पहुंचे तो हमारे चीते ने हाँफना शुरू कर दिया, क्योंकि पेट्रोल ख़त्म होने वाला था। पूरे नारान शहर में सिर्फ 2 पेट्रोल स्टेशन थे जिस पर पेट्रोल मुयस्सर नहीं था, तो हमने फैसला किया कि जहां तक जा सकते हैं चले जाते हैं, फिर सुबह पेट्रोल डलवा लेंगे और नारान शहर से आगे की जानिब रुखसत हुए। रात का वक्त था, रोड बिल्कुल सुनसान थी और हम 2 मंचले अपने रास्ते पर रवां थे। जलखट पहुंचे तो कुछ रौनक नज़र आई। बाज़ार में बहुत से लोग घूम फिर रहे थे और हमारी किस्मत के वहाँ से हमें पेट्रोल भी मिल गया। हमने ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा सा पेट्रोल डलवाया, क्योंकि एजेंसी के पेट्रोल पर हमें भरोसा नहीं था, और फिर आगे निकल गए। हमने बेसर मून रेस्टोरेंट के पास रात के लिए कैंपिंग करनी थी, लेकिन उससे थोड़ा पहले हमें एक जगह कैंपिंग के लिए मुनासिब लगी। ट्राउट फिश फार्म भी था, तो ट्राउट खाने का इरादा हुआ। हमने वहां रुककर मालूमात की कि यहाँ हम रात गुजार सकते हैं। हमारे पास अपना कैंप है, अगर कोई मसला ना हो तो हम यहाँ कैंप लगा लें, तो इन्होंने हमें मना कर दिया कि यहाँ कैंप लगाने की इजाज़त नहीं है। इसलिए हमने भी उन्हें बोल दिया कि हम यहाँ से ट्राउट मछली भी नहीं खाएंगे और आगे निकल आए। बिलाखिर हम रात के घुप अंधेरे में बेसर तक पहुँच गए। वहाँ पर हमें इस्लामाबाद के दोस्त मिले, जिनका वहाँ कंटेनर कैबिन रेस्टोरेंट है। ज़का भाई ने हमारे साथ ताउन किया और हमें कैंप लगाने की इजाज़त दे दी। हमने अपना सामान उतारा और कैंप लगा लिया। फिर इन्होंने हमें बेहतरीन सा खाना खिलाया और हम कैंप में घुसकर सो गए। सुबह जल्दी उठे, क्योंकि अब हमें यहाँ से वादी हुंजा तक का सफ़र करना था। ज़का भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और वहाँ से बाबूसर दर्रे की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। शाहरा रेशम पर सफ़र करना ऐसा है जैसे आप किसी तलस्माती वादी में घूम रहे हैं। हमारे सफ़र के खूबसूरत मनाजिर हमारे जज्बे को और बढ़ाते जा रहे थे और हम बाबूसर की तरफ रवां रहे। लेकिन बाबूसर से थोड़ा पहले ही तमाम गाड़ियों को पुलिस चेक पोस्ट पर खड़ा देखकर
परेशान हो गए, क्योंकि बाबूसर से आगे चलास जाने वाली सड़क लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद थी। इस वजह से तमाम गाड़ियों को यहाँ रोक लिया गया था। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि पुलिस के अमले ने हमें आगे जाने का इशारा दे दिया और हम तमाम रुकावटों से आगे बाबूसर दर्रे की तरफ बढ़ने लगे। बाबूसर की चढ़ाई पर हमारा चीता बहुत धीरे धीरे चलने लगा। ऐसा लगता था कि हम पैदल चल रहे हैं, लेकिन हमने हार नहीं मानी और बाबूसर तक आहिस्ता आहिस्ता पहुंच गए और असल इम्तहान शुरू हो गया। चढ़ाई ऊपर तो आ गए, लेकिन अब नीचे जाते हुए चीता रुकने का नाम नहीं लेता था। ब्रेक भी काम नहीं करती थी। इतने ख़तरनाक मोड़ थे कि हम ज़रा ज़रा खौफजदा होने लगे और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरते गए। बिल आखिर हम लोग चढ़ाई उतर आए, लेकिन आगे एक और दुश्वारी थी और वो थी बहुत बड़ी लैंडस्लाइड कि जिसमें पूरी रोड ही गायब हो चुकी थी। हम पहाड़ी इलाके में थे और यहाँ लैंडस्लाइड होना आम सी बात है, लेकिन हमारे लिए एक नया तजुर्बा था। हम लैंडस्लाइड के ऊपर से रास्ता तलाश करते करते बहुत मुश्किल से आगे बढ़ते गए। काफ़ी दुश्वारी के बाद हम स्लाइडिंग एरिया से बाहर निकल आए और चलास बाईपास पर पहुंच गए। आगे गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई थी। जैसे बाबूसर टॉप से रास्ता बंद था, वैसे ही यहाँ पर भी पुलिस एहलकारों ने गाड़ियों को रोक रखा था। लेकिन हमारी किस्मत के हमें किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा। अब हम गिलगित के रास्ते पर रवां दवां थे। चलास के सूखे पथरीले पहाड़ आग उगल रहे थे। हवा बहुत गर्म और रेतीली थी, लेकिन रोड बहुत बेहतरीन नई तामीर हुई थी। हमने एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल फुल करवाया और तेज़ रफ्तारी से इस गर्म इलाके से निकलने की कोशिश करने लगे। थोड़ा ही आगे जाने पर तत्ता पानी का मकाम आ गया और वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से रोड बहुत ख़राब थी और ताज़ा तरीन स्लाइडिंग भी जारी थी। गाड़ियों की लंबी कतार थी और रास्ता बंद था, लेकिन हम धीरे धीरे गाड़ियों के दरमियान से होते हुए आगे बढ़ते गए और स्लाइडिंग एरिया को पार कर लिया। मोटरसाइकिल पर होने की वजह से हमें स्लाइडिंग की जद में आने का ज़्यादा ख़तरा नहीं था, लेकिन फिर भी पूरी एहतियात से हमने वो इलाका पार कर लिया। अब हम इंतहाई बेहतरीन साफ शफाफ रोड पर तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ते चले गए। काफ़ी देर सफ़र के बाद हम 3 माउंटेन्स जंक्शन पर पहुंच गए, जहां दुनिया के 3 बड़े पहाड़ी सिलसिले कोहे हिमालय, कोहे कराकरम और कोहे हिंदुकश आपस में मिलते हैं। थोड़ी देर वहां रुकने के बाद आगे की तरफ रवाना हो गए और एक तवील तर सफ़र पर गामजन रहे। शाम होने को थी और हम वादी हुंजा के करीब पहुंच चुके थे। अंधेरा होने से पहले हमें रात रुकने की जगह तलाश करनी थी। हम हुंजा बाज़ार में पहुंचे। अलियाबाद की तरफ आगे बढ़ते गए। हमें कैंपिंग के लिए जगह दरकार थी, लेकिन यहाँ तो आबादी ही आबादी थी। बाज़ार से आगे गए तो एक कैंप साइट मिल गई, जहाँ पर हम कैंपिंग कर सकते थे। पानी बिजली की सहूलत मौजूद थी। हमने अपना कैंप वगैरह सेट किया और बाज़ार से जाकर खाना लाया। खाना खाने के बाद कैंप में आराम से सो गए। सुबह उठे तो हमारे सामने एक खूबसूरत नज़ारा था और वो था राका पोशी का पहाड़, जो अपनी तमाम तर खूबसूरती के साथ बुलंदियों को छूता हुआ नज़र आ रहा था। हमारे ऐन ऊपर करीमाबाद था और लेडी फिंगर पीक, उल्तर ग्लेशियर और स्पेंटिक पीक एक हैरत अंगेज़ मनाजर पेश कर रहे थे। अब हम सोच में गुम थे कि किस तरफ जाया जाए। यहाँ तो हर जगह ही खूब से खूब तर है। काफ़ी देर के बाद वादी नगर जाने का फ़ैसला किया। इस हसीन वादी के बारे में आपको आइंदा आने वाली वीडियोस में बताएंगे और वहाँ के खूबसूरत मनाज़र दिखाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ हमारे सफ़र की रोदात है, इसलिए इसको हम मुख्तसरन बयान करेंगे। और आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए हमारे पास गिलगित वादी नगर से चाइना बॉर्डर तक की खूबसूरत और नाकाबिले यकीन मनाजिर वाली वीडियोस मौजूद हैं, जिनको हम वक्फे वक्फे से आपके साथ शेयर करेंगे। वादी नगर में तमाम तर खूबसूरत मकामात की सैर के बाद हम वहां से वापस आए और आगे अताबाद की तरफ रवाना हो गए। शाम हो रही थी। हम लोग खूबसूरत वादियों में आहिस्ता आहिस्ता सफ़र कर रहे थे और रुकते रुकते आगे जा रहे थे।
क्योंकि ये इलाका बहुत ही हसीन था। अभी हम अताबाद झील से पहले आने वाली सुरंगों के पास भी ना पहुंचे थे कि रात की तारीकी फैलने लगी और अंधेरा हो गया। अताबाद झील के वजूद में आने से तमाम तर रोड पूरी तरह डूब गई थी, जिसकी वजह से अब यहाँ पर सुरंगें बनाई गई हैं। सुरंगों के अंदर घुप अंधेरा था और बाहर खूबसूरत चांद सितारों से भरा आसमान। यहाँ की रात भी रोशन उजाले की तरह खूबसूरत थी। थोड़ा आगे जाने पर हम गुलमित पहुँचे और रात गुजारने के लिए जगह तलाश करने लगे। यहाँ के लोग इंतहाई मेहमान नवाज और हमदर्द हैं। इन्होंने हमें कैंपिंग के लिए जगह दी और अपने घर से खाना बनवा कर हमें पेश किया। कुछ देर उन खुश मिजाज लोगों से बातें की और फिर सो गए। सुबह हुई तो हम यहाँ के नज़ारे देखकर दंग रह गए। हमारे सामने पशुपोंस के अजीबो गरीब पहाड़ थे और एक बहुत बड़ा दरियाए हुंजा। इन हसीन व जमील मनाजिर को देखने के बाद हमने आगे का सफ़र शुरू किया, क्योंकि हमने चाइना बॉर्डर जाना था, फिर वापस यहाँ गुलमित में या हुंजा में आना था। इसलिए तेज़ी से आगे बढ़ते गए। सुस्त, जो कि गिलगित का आखिरी बाज़ार है, वहाँ से आगे का रास्ता इंतहाई ख़तरनाक और वीरान है, लेकिन हमने बिना किसी खौफ के अपना सफ़र जारी रखा और दर्रा खुंजराब की जानिब रवां रहे। आगे बढ़ने पर यह ख़तरनाक रास्ता हमवार हो गया और वादियाँ दूर दूर तक फैलती चली गई। इस कदर बुलंद बाला पहाड़ हमने पहले कभी नहीं देखे थे। कुदरत के तमाम तर हसीन मनाजर का जायज़ा लेते हुए हम लोग दुनिया के सबसे बुलंद तजारती दर्रे पर पहुँच गए, पाकिस्तान चाइना बॉर्डर, जो एक हैरत अंगेज़ खूबसूरती और अहमियत का हामिल है। इसके गिरदोनवा में हसीन वादियाँ और बड़े बड़े ग्लेशियर मौजूद हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक की कुदरत के क्या खूब नज़ारे हैं। यहाँ के तमाम तर खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होने के बाद हम लोग वापसी की तरफ रवाना हो गए। यहाँ पर हवा बहुत तेज़ चल रही थी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से आप ज़्यादा देर यहाँ नहीं रह सकते। वापसी का रास्ता अब जाना पहचाना लगने लगा और कदरे कम भी। हम जल्दी जल्दी सुस्त आ गए और फिर चलते चलते हुसैनी गांव से होते हुए वादी हुंजा पहुंच गए। रात को इसी जगह कैंप लगाया जहां 2 दिन पहले लगाया था। पुरसकून रात गुजारने के बाद सुबह फिर वही हसीन नज़ारे हमारे सामने थे। नाश्ता करने के बाद हमारे आगे के सफ़र की गुफ्तगू शुरू हो गई। घर वापस जाएं या थोड़ा और घूम फिर लें, लेकिन जाएंगे कहाँ? ये गिलगित तो इतना बड़ा है कि यहाँ पर साला साल घूम लो तब भी ख़त्म नहीं होता। काफ़ी देर सोचने के बाद हमने अस्तोर जाने का इरादा किया, क्योंकि वहाँ पर देवसाई नेशनल पार्क है, जिसको दुनिया का सबसे ऊंचा सतह मुर्तफ़ा की हैसियत हासिल है, यानी कि दुनिया का सबसे बुलंद मैदानी इलाका। चलो भाई, अस्तोर चलते हैं। हमने हुंजा से अस्तोर की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। रास्ते में राका पोशी को देखते देखते सफ़र बहुत खुशगवार गुजर रहा था। फिर राका पोशी एक तरफ रह गया और हम अस्तोर रोड पर रवाना हो गए। काफ़ी तवील रास्ते के बाद हम लोग रात के अंधेरे में अस्तोर पहुँचे। अस्तोर शहर में हमें बहुत ही जिंदा दिल इंसान गुलामुल्लाह भरम साहब मिले, जिनका अस्तोर में रेस्टोरेंट है, जहाँ पर बहुत ही लजीज और ताज़ा खाने हर वक्त दस्तयाब हैं। गुलामुल्लाह भाई बहुत खुश मिजाज इंसान हैं। इन्होंने हमारे लिए कैंप लगाने की जगह का बंदोबस्त किया और आप यकीन नहीं करेंगे कि हमने उनके एक दोस्त सरदार हसन भाई के होटल के छत पर अपना कैंप लगाया और अपनी ज़िंदगी का एक और हैरत अंगेज़ तजर्बा सरअंजाम दिया। रात देर तक गुलामुल्लाह और सरदार भाई के साथ गपशप जारी रही, लेकिन हमें सफ़र की थकावट भी थी, तो इनसे सोने की इजाज़त तलब की और अपने कैंप में आ गए। सरदार भाई के मेहमान नवाजी का ये आलम था कि उन्होंने हमारे साथ छत पर सोने का फ़ैसला किया। अपना गद्दा और कंबल ऊपर ले आए। पुरसकून रात गुजारने के बाद सुबह हमने गुलामुल्लाह भाई से नाश्ता किया और उनसे अस्तोर के खूबसूरत सियाहती मकामात के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने अनगिनत खूबसूरत जगहों के नाम बताए, लेकिन हमें सिर्फ देवसाई ही समझ में आया और हमने वहां जाने का इरादा किया। अस्तोर से निकलने के बाद हम देवसाई की जानिब बढ़ने लगे।
چلم چوکی کے مقام پر ہم نے ٹکٹ لیا اور دیوسائی نیشنل پارک میں داخل ہو گئے۔ آگے جانے پر ایک حسین و جمیل رنگ بدلتے ہوئے پانی والی جھیل نظر آئی، جس کو شیوسر جھیل کہا جاتا ہے۔ خوبصورت جھیل کے کنارے پر چہل قدمی کرنے کے بعد ہم دیوسائی کے نہ ختم ہونے والے میدانوں میں آگے بڑھنے لگے۔ یہاں کی روڈ کافی خراب تھی، اصل میں روڈ ہے ہی نہیں تھی، بس ایک کچا سا راستہ تھا جس پر ہم اپنے چیتے کو بھگاتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ کافی دور تک پھیلے ہوئے اس حیرت انگیز میدان کے نظارے دیکھے اور چھوٹا پانی کے مقام پر پہنچے۔ دیوسائی کو دنیا کا بلند ترین مقام ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اور اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہاں پر دنیا کے نایاب ترین بھورے ریچھ بھی پائے جاتے ہیں۔ دیوسائی کی تمام تر خوبصورتی کا جائزہ لینے کے لیے کئی دن درکار ہیں، کیونکہ یہ میدان 3000 کلومیٹر کے فاصلے تک پھیلا ہوا ہے۔ انتہائی قلیل وقت میں ہم نے دیوسائی کو پوری توجہ کے ساتھ دیکھا اور پھر وہاں سے واپس آ گئے۔ استور کی طرف واپس آتے ہوئے ہمیں ایک بہت اچھے دوست شیر غازی صاحب سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ جناب بہت ہی ملنسار اور مہمان نواز انسان ہیں۔ انہوں نے ہماری بہت اچھے سے خاطر تواضع کی، ہمیں شاندار کھانا کھلایا اور بہت ہی اچھی گفتگو کی۔ جناب شیر غازی صاحب استور کے علاقے گدائی کے رہائشی ہیں اور وہاں کے اہم سیاسی اور سماجی شخص ہیں۔ شیر غازی صاحب بہت ہی متاثر کن انسان ہیں، اتنے خوش مزاج ہیں کہ ہم گھنٹوں ان سے گفتگو کرتے رہے۔ کافی دیر ان کی مہمان نوازی کے بعد ہم نے ان سے اجازت طلب کی اور استور کی جانب آ گئے۔ واپس غلام اللہ بھائی کے پاس پہنچ گئے۔ ہمارا سامان یہاں غلام اللہ بھائی کے پاس تھا۔ ان کے کمرے میں گئے، اپنا سامان لینے لگے تو بھائی صاحب نے ہمیں ان کے ساتھ کمرے میں ہی رات گزارنے کی گزارش کی، اور ہم نے بھی اس موقع کو غنیمت جانا، کیونکہ ہمارا بیگ بہت بھاری بھرکم تھا۔ اس کو لے کر پھر چھت پر جانا ہمیں تھوڑا مشکل لگ رہا تھا، اس لیے ہم نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور ان کے کمرے میں ہی سو گئے۔ صبح اٹھے، غلام اللہ بھائی کے ساتھ ناشتہ کیا اور پھر سردار بھائی سے ملنے کے بعد ان سے اجازت لی اور استور سے نکل آئے۔ انہی راستوں سے ہوتے ہوئے بیسر میں زکا بھائی کے پاس آ گئے۔ رات ہو چکی تھی اور موسم بھی خراب تھا، بارش ہونے والی تھی۔ زکا بھائی کے پاس کیمپ لگایا اور کھانا کھانے کے بعد لمبی تان کر سو گئے۔ اب ہم مطمئن تھے کہ صبح اٹھ کر ہم نے اپنے گھر کی طرف جانا ہے۔ صبح ہوتے ہی ہم نے زکا بھائی کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور راولپنڈی اپنے گھر کی طرف آنے لگے۔ جی تو ناظرین، یہ ہمارے گلگت کے سفر کی داستان تھی۔ مزید آنے والی ویڈیوز میں ہم گلگت کے اس حسین سفر کی ویڈیوز آپ کو دکھائیں گے۔ اگر آپ کو ہمارے سفر کی داستان اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔